नमस्कार मित्रों, मैं आलोक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे और आज का सेशन सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन पे होने वाला है जो 2004 में आया था और 10-20 सालों के बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को पलट दिया है। ठीक है, तो बेटा डिसीजन जो होता है वो आपने सुना होगा न्यायिक समीक्षा होती है। ठीक है, तो कोर्ट जो है वो अपने ही निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करती है, स्वयं से भी या फिर अगर कोई याचिका डाली गई है या फिर उससे संबंधित कोई केस आया है तो इन सब चीजों को लेकर। ठीक है, तो ऐसे ही एक 2004 में केस था, उसके संबंध में कुछ डिसीजन आए थे, फिर उसको लेके और कुछ याचिका डाली गई, कुछ केस चले और उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। 7 जजों की बेंच थी, 6-1 से निर्णय आया है। ठीक है, तो पूरी चीजों को, पूरी कहानी को समझेंगे। बात कर रहे हैं हम एससी एसटी में आरक्षण की। ठीक, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक डिसीजन दिया कि जो आरक्षण है एससी एसटी का, उसमें आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था अगर राज्य चाहे तो वो कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण यानी कोटा के अंदर कोटा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज हम इस निर्णय के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने ये न्यूज जो है वो देखी होगी, इसको पढ़ा होगा, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया है। ठीक है, क्या है, एससी एसटी के लिए बन सकते हैं सब कैटेगरी। ठीक है, कोटे के अंदर कोटा को मंजूरी। ठीक, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अब इसमें आया क्या, हुआ क्या, इन सब चीजों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये 7 जजों की एक बेंच थी। ठीक है, इसको 6-1 से जो है सुना गया, निर्णय आया और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, गुरुवार को एससी एसटी जो आरक्षण है उसको लेके एक फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण है उसको सब कैटेगराइज किया जा सकता है, मतलब उपवर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो एससी और एसटी का आरक्षण है उसमें जो विशेष जातियां हैं, जो ज्यादा पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनको चिन्हित करके अगर राज्य चाहे तो उनको आरक्षण दे सकता है। ये प्रावधान किया कल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इसके जो चीफ जस्टिस थे, पीठ के जो पीठासीन अधिकारी थे या फिर जो मुख्य थे वो कौन थे, सीजेआई, क्योंकि कोई भी जब संवैधानिक पीठ बनती है तो उसमें सीजेआई होते हैं। ये 7 जजों की बेंच थी जिसमें 6-1 से फैसला दिया गया। ठीक है, तो कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी गई है। अब यहाँ पर इसको राज्य जो है वो चाहे तो सब कैटेगराइज कर सकते हैं। ये 7 जज हैं जिसमें बेला एम त्रिवेदी जो हैं इन्होंने अलग निर्णय दिया। ठीक है, मतलब 6-1 से जो निर्णय आया उसमें 6 जो जज थे ये पक्ष में थे बच्चा, और एक जो थी ये विपक्ष में थी। इनका नाम क्या था, बेला एम त्रिवेदी। तो यहां पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि विपक्ष में कौन से जज थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मामला जो है वो ईवी चिनैया मामला था जो 2004 में था, जिस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। ठीक, तो अब ये चिनैया मामला जो था, ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश, इसमें 2004 में 5 जजों की 2 बेंच बनी थी। ठीक है, और दोनों बेंच का फैसला आता है अलग अलग। जब फैसला अलग अलग आ जाता है तो एक उससे आगे के बेंच में जाता है 7 जजों की बेंच में। ठीक है, और जब 5 अलग अलग फैसले आते हैं, 5 उस बेंच के, 5 जजों वाली बेंच के, तो उसमें माना गया कि एससी और एसटी समरूप हैं। ठीक है, क्या है, समरूप हैं, इसलिए राज्य इन समूहों में अधिक वंचित और कमजोर जातियों के लिए कोटा के अंदर कोटा देके उपवर्गीकृत नहीं कर सकती है। मतलब आप 2004 में जो निर्णय दिए थे उसमें आपने कहा था कि आप इसको सब कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर संवैधानिक प्रावधानों की, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 341 है उसमें प्रावधान किया गया है अनुसूचित जातियों की सूची। ठीक है, मतलब कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जाति के अंतर्गत आएंगी, और ये अधिकार किसको दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है
भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, इसमें एक रामचंद्र राजू जो सेवानिवृत्त जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी और इसमें इन्होंने क्या किया था? अनुसूचित जातियों के आरक्षण का जो लाभ हासिल नहीं कर पाए थे, उनके संबंध में इनको बोला गया था कि आप थोड़ी सी खोजबीन करके अपनी रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, फिर इन्होंने जब रिपोर्ट दी तो उसके अनुसार राज्य ने एक अध्यादेश जारी किया और राष्ट्रपति की सूची में 57 जातियों को पिछड़ेपन के आधार पर 4 समूहों में बांट दिया। ये 4 समूह कौन कौन से थे? तो ये 4 समूह थे ए, बी, सी और डी कैटेगरी में। ठीक है, तो ए, बी, सी, डी कैटेगरी में इनको बांट दिया गया। जब इसको बांटा गया तो यहाँ पर क्या किया गया? अनुच्छेद 15(4) आपने पढ़ा होगा और 16(4) भी आपने पढ़ा होगा। इसमें है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और 16(4) में है कि नौकरियों में आरक्षण या फिर लोक नियोजन में आरक्षण। ठीक, तो यहाँ पर शैक्षिक संस्थाओं और राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्ग को 15% आरक्षण देने के लिए बांटा गया, जिसमें ग्रुप ए को 1%, बी को 7%, सी को 6% और ग्रुप डी को 1% आरक्षण देने की बात कही गई। लेकिन फिर कुछ लोग क्या है, इससे नाखुश हो गए। उन्होंने बोला कि ये जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, इसके तहत क्या है, ये मूल अधिकार का हनन है। इसलिए उन्होंने याचिका दायर की इन अनुच्छेदों के उल्लंघन के संबंध में। उसके बाद इन याचिकाओं को सुना गया और 2004 में निर्णय दिया गया था कि सब कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा पीछे की पृष्ठभूमि, पूरा मामला, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि समझ में आ गया है। ठीक, अब बात करेंगे वर्तमान की। वर्तमान में क्या चीजें घटित हुई? तो बहुत सारी कानूनी कार्रवाई से जब निकली चीजें, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो शक्तियां हैं, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं और राज्य सरकार उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। लेकिन अब राज्यों ने अपने कुछ तर्क यहाँ पर दिए। राज्यों ने तर्क क्या दिया या फिर राज्यों ने क्या किया? तो बिहार ने 2007 में महादलित आयोग का गठन किया था। किसके लिए? अनुसूचित जाति के अंदर पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने न्यायमूर्ति एम.एस. जनार्दनम की रिपोर्ट में पाया कि 16% जो लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में क्या है, उनका जो एक प्रतिनिधित्व है वो सिर्फ 0 से 5% के बीच में है। तो इसलिए अरुंधतियर जाति को 3% कोटा प्रदान किया गया। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में 2000 में रामचंद्र राजू की जो रिपोर्ट आई, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, चिनैया मामले की। ठीक है, इसमें 57 अनुसूचित जातियों को मिलाकर एक नया उपसमूह बनाया गया और उनको 15% रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया। उसके बाद पंजाब में वाल्मीकि और महजबी सिखों को वरीयता देने के लिए अलग से रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन लाया गया। और जो पंजाब वाला केस था, इसी को जब पंजाब के हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, तब पंजाब सरकार पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके सामने है। ठीक, क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि राज्य अब इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब समझते हैं कि क्या होता है कोटा के अंदर कोटा। तो आप सब लोगों को पता होगा कि जो रिजर्वेशन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ठीक है, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक, अब इसको जब सब कैटेगराइज किया जाएगा, तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पर SC ST रिजर्वेशन है, तो जब कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा तो SC ST का मान लीजिए यहाँ पर किसी में 10% आरक्षण किसका है? SC और ST का है। ठीक है, हमने माना। अब कोटे के अंदर जब कोटा दिया जाएगा तो मान लीजिए हमने किसी विशेष जाति को 2% का आरक्षण दे दिया, तो ये 2% का आरक्षण इसी 10% के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यही चीज होती है क्या? कोटे के अंदर कोटा। ठीक है, चलिए आगे क्या है? आगे आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग है और
जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके सुझाव का इंतजार करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।